अज्ञान तो अंधकार में भटकाता ही है, पर ज्ञान घोर अंधकार में भटका देता है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे द सोशल डायलेमा डॉक्यूमेंट्री के बारे में। इसके खतरे को आप इसी से समझ सकते हैं कि द सोशल डायलेमा के बारे में भी सोशल मीडिया पर ही बात करनी पड़ रही है। यह डॉक्यूमेंट्री बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से आपको गुलाम बना रही है, आपको अपने तरीके के काम करवाने के लिए इन्फ्लुएंस कर रही है। आपको जब लग रहा है कि आप पूरी कंट्रोल में हैं, आप मोबाइल में वो ही चलाते हैं जो आप चाहते हैं, तो ऐसा गलत है। पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके पीछे लगी हुई है आपको अपने तरीके के काम करवाने के लिए। उसी पर बेस्ड ये डॉक्यूमेंट्री है, जिससे कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसे कई लोग, कई अच्छे पोजीशन पर रहने वाले लोग आकर बताए हैं कि वहां पर क्या क्या चल रहा है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए वहां के बड़े बड़े अथॉरिटीज क्या क्या कर रहे हैं, उस पर उन्होंने बात। जैसे ट्विटर, यूट्यूब, गूगल, एफबी, इंस्टा, फायरफॉक्स, मोजिला, टम्बलर, टिकटॉक, पिंटरेस्ट, गूगल ड्राइव, स्नैपचैट जैसे कई अथॉरिटीज, कई ऐसे ऐप्स के मालिक और वहां पे काम करने वाले जो अच्छे ओहदे पर बैठे लोग हैं, वो बाहर आकर बता रहे हैं कि वहां के लोग किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं इंसानियत को। मैं इस डॉक्यूमेंट्री की ही लाइन से इसके लेसन्स को शुरू करता हूं। वो लाइन है, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। यदि आप किसी ऐप के लिए या फिर किसी भी डाटा के लिए आप पे नहीं कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है हमको ये फ्री में मिल रहा है, लेकिन फ्री में कोई चीज नहीं मिलता। इसमें बताया गया है, यदि आपको कोई भी चीज फ्री में मिल रही है तो ये मत समझें कि प्रोडक्ट फ्री में मिल रही है। इस वक्त प्रोडक्ट आप ही हैं, आप ही बिक रहे हैं, आपका समय बिक रहा है। और इसके खतरे को बताने की कोशिश की गई है कि इसका खतरा दिन ब दिन कैसे बढ़ता जा रहा है। जैसे वहीं का एक डाटा है, कई लड़कियां हैं जो नस काटती हैं या फिर वो तनाव में रहती हैं, तो 15 से 19 साल की ऐसी लड़कियों की संख्या 62% बढ़ी थी और 10 से 14 साल के ऐसी लड़कियों की संख्या 189%। लगभग 3 गुना नस काटने का केस और तनाव ग्रसित होने का केस बढ़ा था, वो भी मात्र 10 सालों में। यह रिपोर्ट 2010 के बाद का है। और सुसाइड रेट की ही बात कर लें तो 15 से 19 साल के लोगों ने जो सुसाइड किया था उसमें 70% की वृद्धि हो गई और 10 से 14 साल के लोगों ने जो सुसाइड किया था उसमें 151% की वृद्धि हो गई। तो आप यदि ये सोच रहे हैं कि कम उम्र के बच्चे इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं बल्कि बड़े उम्र के बच्चे हो रहे हैं, तो ये डाटा आपको हिला देने वाली है। 10 से 14 वर्ष के बच्चों में 151% की ग्रोथ रेट है सुसाइड रेट में, और ये डाटा मात्र पिछले 10 साल की है, तो आगे 10-20 साल का आप अंदाजा लगा सकते हैं। कईयों को लगता था कि सोशल मीडिया के आने से कई चीजों में भला हो रहा है, कई चीजों के बारे में लोग जान रहे हैं और दूसरों को बता भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भला से ज्यादा नुकसान ही हो रहा है। हम बच्चों को दूर रखते थे मोबाइल फोन से ताकि उनका कंसंट्रेशन पावर बना रहे, उनको किसी भी तरह का तनाव ना आए। लेकिन जब से YouTube फॉर किड्स आया है, गार्जियन ने भी बच्चों को मोबाइल अपने हाथों से दे दिया है और वहीं पर रैम सुनते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को भी इतना वक्त नहीं है कि वो अपने बच्चे को समय दे पाए। तो उनको भी मोबाइल देखना रहता है, तो बच्चों को भी मोबाइल दे देते हैं ताकि वो भी रैम्स को देखते रहें और तनावग्रसित होते रहें। और आपको लग रहा है कि यह भी खतरा कम है, तो इस बात को जान लीजिए कि खतरा इतना बड़ा है कि जो लोग वहां पे काम कर चुके हैं, जिनको पता है कि ये सिस्टम कैसे काम करती है, किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है, किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करती है, वहां के डाटा को रखकर उसको आगे की डाटा को दिखाती है, ये सब जानते हुए भी वहां के कई लोग इसके लत के शिकार थे। कोई टम्बलर का शिकार था, कोई गूगल का, कोई जीमेल का शिकार था, तो कोई यूट्यूब का। कोई भी इस खतरे से अब अछूते नहीं है। इसीलिए मैं इसे बोलता हूं कि ये आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। आतंकवाद कुछ फिक्स जगहों पर ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया, ये स्मार्टफोन हर किसी के पास है, तो इसका खतरा उससे ज्यादा है। और इसका डाटा किसी भी एक फिक्स आदमी के पास है, और इतना डाटा उनके पास है जितना इतिहास में कभी भी किसी के पास नहीं रहा था। और आपको लग रहा होगा कि ये मुश्किलें आई हैं तो सॉल्व भी हो जाएंगी, क्योंकि मुश्किलें जब आती है तो सॉल्यूशन तो उसका होता ही है। लेकिन आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि
मात्र 60 ईयर में प्रोसेसिंग स्पीड में 10 खरब गुने की वृद्धि हो चुकी है। तो पूरा का पूरा एक तंत्र है, पूरा सुपर कंप्यूटर आपके पीछे लगा हुआ है कि आपको किस तरीके से गुलाम बनाया जा सके। सुपर कंप्यूटर का एल्गोरिदम ही यही है कि पहले मशीन को बना दिया जाए, फिर मशीन खुद को ठीक कर ले, इंसान को मशीन को ठीक करने की जरूरत ना पड़े। यदि उसमें खराबी आ जाए तो वो मशीन खुद से अपने आप को ठीक कर ले। तो इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आपके पीछे काम कर रहा है। करोड़ों मशीनें हैं जो आपको मैनिपुलेट करने में लगी हैं और लग रहा है कि खतरा कम होने वाला है, लेकिन खतरा बढ़ने ही वाला है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काबिलियत बढ़ने ही वाली है और आपको गुलाम बनाने की ताकत भी उनकी बढ़ेगी। आपको किस तरीके से स्क्रीन पर ज्यादा से ज्यादा वक्त तक रोका जा सके, इसकी काबिलियत भी बढ़ती ही जा रही है। तो मशीन इंसानों पर हावी होगा, ये अब तक तो टर्मिनेटर जैसे फिल्मों में ही देखे थे, लेकिन रियल वर्ल्ड में भी ये हावी होने ही वाला है। अभी ही जब हम इसके गुलाम हैं तो फ्यूचर में इसकी काबिलियत और बढ़ जाएगी। तो अपनी गुलामी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। कई एक्सपर्ट को ये संदेह भी है कि यदि इसी तरीके से 20 साल और चलता रहा तो दुनिया सिविल वार की तरफ चली जाएगी। ना इकोनॉमी पर ध्यान होगा, ना ही पर्यावरण पर। दुनिया सिर्फ ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए पीछे जाती रहेगी और धरती इसी में बर्बाद हो जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि हम जो हैं वो आखिरी पीढ़ी हैं जिनको पता है कि इस माया जाल से पहले की दुनिया कैसी होती होगी। आने वाली जो पीढ़ी है उसे तो बचपन से ये स्मार्टफोन मिल जाएगा, तो उसे ये पता ही नहीं होगा कि वो किस भ्रम में अभी है, इससे पहले की दुनिया कैसी थी। उन्हें लगेगा कि अभी जो मैनिपुलेट किया जा रहा है यही दुनिया है, इसी के साथ आदत बना लो। अभी जो डाटा चुराई जा रही है यही दुनिया है, इसी के साथ आदत बना लिया जाए। आपके अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, आपको मैनिपुलेट करने के लिए क्या क्या किया जाता है, ये भी इस डॉक्यूमेंट्री में काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है। आपको मैनिपुलेट करना, आपके डाटा के साथ आपको मैनिपुलेट करना इतना आसान है जितना हिस्ट्री में कभी भी आसान नहीं रहा है। जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, जितना डाटा अभी पब्लिक है, जितना डाटा अभी गवर्नमेंट के पास या फिर इस सोशल मीडिया के जो मालिक हैं उनके पास है, उतना इतिहास में पास नहीं था। आपके जो रिश्तेदार हैं, आप जो काम करते हैं, आप जो पढ़ाई करते हैं, आप किस हीरो को, किस हीरोइन को पसंद करते हैं या फिर किस खिलाड़ी को पसंद करते हैं, किस देश को या फिर किस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं, ये सारे डाटा और आप जो सोच भी नहीं सकते वो सारे डाटा भी उनके पास है, जिससे कि आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जा सके। आप क्या देख रहे हैं, पिछले 10 दिन से आप किस पोस्ट पर कितना समय के लिए रुके थे, उससे वो इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। उससे वो देखते हैं कि कितना परसेंटेज चांस है कि यदि ये ऐड को दिखाया जा सके तो वो आदमी यहाँ पे रुकेगा, यदि इस वीडियो को दिखाया जा सके तो उसका स्क्रीन टाइम बढ़ेगा। ये पूरी की पूरी एक इंटेलिजेंस इसके पीछे काम करती है कि आपको कौन सा डाटा दिखाया जाए। आपके दिमाग में किस तरह का ख्याल आता है जब आप उस वीडियो को देखते हैं या फिर उस तस्वीर को देखते हैं, उसे वो ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद ही वो अपना नया वीडियो या फिर नया ऐड आपके सामने लाते हैं ताकि आप उसे जरूर से जरूर देखें। या आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि भविष्य के हरकत के लिए एक मॉडल को तैयार किया गया है। यदि आप रश्मिका मंदाना को डेली सर्च मारते हैं तो आपको क्या सजेस्ट किया जाता है? आप कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म में यदि आप रश्मिका को सर्च करते हैं तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी वही आपको सजेस्ट किया जाएगा। अब कोई भी फनी वीडियो यदि आप ज़्यादा देखते हैं तो वही सजेस्ट किया जाएगा। अब टिकटॉक के ज़्यादा फॉलोवर हैं तो यूट्यूब के रिकमेंडेशन में भी वही आएगा, और इंस्टा के भी रिकमेंडेशन में। यदि आप वार वीडियो ज़्यादा देखते हैं तो हर जगह पर वही रिकमेंड किया जाएगा। दरअसल कंपनियों को 3 चीज़ चाहिए: इंगेजमेंट, ग्रोथ और रेवेन्यू। आपको इंगेज करने की क्षमता पर तो वो काम ही कर रहे हैं। फिर आप में एक टैग करने को सिस्टम को लाया गया कि आप अपने फ्रेंड को टैग कीजिए। कोई भी सोशल मीडिया है वहां पर आप टैग कर सकते हैं, हैशटैग डाल सकते हैं, जिससे सामने वाले को पता चल सके। तो वो यदि अभी सोशल मीडिया पर आना नहीं भी चाहता है तो आपने यदि उसको टैग कर दिया तो नोटिफिकेशन उसके पास जाएगी, और कोई उसको टैग करे, किसी भी इंसान को खराब नहीं लगता कि उसने, सामने वाले ने मुझे इंपॉर्टेंस दिया है, तो वो भी सोशल मीडिया पर आ जाता है। इससे इंगेजमेंट बढ़ती है, इससे सोशल प्लेटफॉर्म का ग्रोथ होता है और इसी से वो पैसे कमाते हैं। उनको इंगेजमेंट बढ़ाना रहता है तो उनका सीधा सा फंडा है, एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दो, मोनेटाइजेशन बढ़ा दो, लोग खुद ब खुद आएंगे, वहां के लोगों का ग्रोथ होगा,
तो लोग सोशल मीडिया का भी ग्रोथ करेंगे और यहाँ से ज़्यादा पैसे कमाए जा सके और वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गुलाम बनाया जा सके। यहाँ तक गुलाम कि आप अपने बगल की किस लड़की को ज़्यादा देख रहे हैं, ये सब भी वो ऑब्जर्व करते हैं गूगल मैप के द्वारा। आपके अगल बगल कितने लोग हैं ये तो गूगल मैप से पता चल जाएगा, ये तो आपको पता ही है। लेकिन आपके नेचर से मिलता जुलता कोई इंसान सामने है, कोई अपोजिट सेक्स सामने है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आएगा ताकि आप उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकें या फिर कोई मैसेज कर सकें। पूरी की पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी कॉन्सेप्ट पर काम करती है जिस कॉन्सेप्ट पर पहले जादूगर काम किया करते थे। वो सामने में जादू दिखाते थे और कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो, कितने भी बड़े फन्ने खां हो, वो वहाँ पे फंस ही जाते थे। सबको पता था कि इसके पीछे कोई ना कोई विज्ञान है, लेकिन लोग मैनिपुलेट हो ही जाते थे। उनको समझ ही नहीं आता था कि सामने वाला जादूगर करना क्या चाह रहा है। एक अनकॉन्शियस माइंड होता है जिसमें हर चीज फिक्स होती है। लोगों को लगता है कि इसके बाहरी दुनिया है, लेकिन गहरे तलों पर ये काम करते रहता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहीं पर काम कर रही है और पूरे इंसानी सभ्यता को लैब के चूहे बना रही है। और लैब का चूहा पर तो प्रयोग होता है कैंसर पर और हार्ट डिजीज पर, लेकिन इंसानों पर प्रयोग हो रहा है इंसानों को बर्बाद करने पर। फेक न्यूज़ की ही बात कर लें, फेक न्यूज़ कितनी तेजी से बढ़ रही है, तो फेक न्यूज़ पर किसका कंट्रोल है? फेक न्यूज़ की वजह से लिंचिंग हो रही है। एक दो लिंचिंग नहीं, कई लिंचिंग इसकी वजह से हो चुकी है। और अभी तक ये फेक न्यूज़ आता है कि धरती सपाट है। और कोरोना वायरस में कितना फेक न्यूज़ फैलाया गया है ये तो आप हाल ही में ऑब्जर्व किए ही होंगे। और हिस्टोरिकल फैक्ट को बदलना, किसी भी समुदाय को गाली देना या फिर किसी भी समुदाय के हिस्टोरिकल फैक्ट को बदलना, वीडियो को टेम्पर करके किसी भी इंसान को फंसाना, ये सब तो काफ़ी आसान ही हो गया है। पुराने खबर को नया और दूसरे देश के खबर को यहाँ दिखाना भी काफ़ी आसान हो गया है। और जहाँ भी इस तरह की चीज़ें आती है वहाँ पर पॉलिटिक्स तो आती ही है। पॉलिटिकल ध्रुवीकरण में ये काफ़ी काम आता है। तो अपोजिट पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां हैं उसमें से जो भी उनके अपोजिट में हैं उनको वो एंटी नेशनल ही समझते हैं। और जब भी वो पैसे देते हैं अपने बड़े अथॉरिटीज़ को, सोशल मीडिया के बड़े अथॉरिटीज़ को, तो वो अपने समर्थक को उस तरह का वीडियो दिखाता है जो उनको दिखाना चाहिए और अपने विरोधी के, उसके अपोजिट का या फिर उसको गाली देने वाला, उसको एंटी नेशनल करार देने वाला वीडियो को सजेस्ट करता है। एक्सपर्टों का मानना है कि सबसे ज़्यादा खतरा डेमोक्रेटिक कंट्री को ही है, क्योंकि जो तानाशाह हैं उनमें तो पहले ही लोकतंत्र नहीं है। उनको तो पहले ही खुद के ही सरकार को बनाना है और जो खुद करना है वो करेंगे। लेकिन जब कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहाँ पर खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों को वोट देना है और लोगों को ही जब मैनिपुलेट कर दिया गया है तो लोगों को लगता है कि हम अपने चॉइस के साथ वोट दे रहे हैं, हमें जो पसंद है हम उसको वोट दे रहे हैं। लेकिन सालों से उनको मैनिपुलेट कर दिया गया है कि एक दिशा में ही आप सोचें और आपको जो मैं दिखाना चाहता हूँ, जो मैं सही जानकारी देना चाहता हूँ अपने तरीके से, उसे ही आप जानें और उसके हिसाब से ही आप वोट दें। और आपको लगता है कि इतना ही गलत हो रहा है तो गूगल का ध्यान इस पर होगा, पर गूगल ये नहीं कर सकता। गूगल पर कोई भी डाटा जा सकती है और गूगल इतना फैक्ट चेक नहीं कर सकता कि कौन सा डाटा सही है और दुनिया में कौन सा डाटा गलत है, क्योंकि हर जगह पर काम हो रहा है। हर जगह पर फेक न्यूज़ भी फैलाए जा रहे हैं और हर जगह पर सही न्यूज़ भी दिया जा रहा है। तो गूगल इस काम को इतनी आसानी से नहीं कर सकता है। तो फेक न्यूज़ तो कभी नहीं रुकने वाला है। दूसरे देशों से लड़ाई की जब बात आती है तब भी ये फेक न्यूज़ काम आता है, वहाँ के लोगों को मैनिपुलेट करने में काम आता है। तो इस फिल्म में ही बताई गई है कि दूसरे देशों को भी बर्बाद किया जा सकता है उनके सरहदों पर बिना लड़े। ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। और जहाँ तक ह्यूमन बिहेवियर की बात कर लें तो ह्यूमन के बिहेवियर में क्या चेंजेज आते हैं। जब तक कोई भी सोशल मीडिया नहीं चलाता है उसकी लाइफ नॉर्मल चल रही होती है, जैसे एक साधारण इंसान की चलती है। लेकिन ज्यों ही वो सोशल मीडिया पर आता है उसके हर्ट, लाइक, डिसलाइक या फिर थम्स अप, इस तरह के चीज़ों में रुचि बढ़ने लगती है। काफ़ी प्रतियोगिता भी होते हैं कि कमेंट करना होता है कि आप बहुत स्मार्ट हैं, जिसके फोटो पर ज़्यादा कमेंट है वो जीत जाता है। तो कई लोग हमारे पीछे भी लगे हुए थे कि आप कमेंट कर दो कि यू आर वेरी स्मार्ट, इस तरह से लोग कमेंट करवा रहे हैं। और जब आप हार जाते हैं तो आपकी मनस्थिति काफ़ी ख़राब होती है, आप एक बेहतर तरीके से कोई भी नई चीज़ों को नहीं देख पाते हैं और एक फिल्टर्ड फोटो का ड्रामा चल गया है।
तो आप जैसे नॉर्मल दिखते हैं उससे कितना ज़्यादा खूबसूरत आप सोशल मीडिया पर दिख सकें उसकी होड़ चलती रहती है। तो पिछले बार आप जो फोटो लगाए थे ये कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा होता है, मेरे उम्र से थोड़े कम उम्र में के जो बच्चे हैं उनमें ये सब ज़्यादा होता है। वो फिल्टर फोटो पिछली बार लगा देती हैं, कभी नॉर्मल फोटो या फिर कोई सामने से देख लिया तो उसकी बुराई कर देता है कि फेसबुक पर या फिर इंस्टा पर तो आप ऐसी लग रही थी लेकिन सामने में ऐसी नहीं लग रही हो। तब वो पूरे दिन, कई कई मामलों में तो कई कई महीने वो सोचते रहते हैं कि ऐसी भी कोई बात है, मुझ में कोई कमी ही है, लेकिन वो ये सोच ही नहीं पाते कि सोशल मीडिया पर मैंने फिल्टर करके फोटो लगाया था वो रियलिटी नहीं है। वो उसी को रियलिटी समझ लेते हैं, क्योंकि वहीं पर लाइक डिसलाइक थम्स अप आ रहे थे तो लाइक डिसलाइक भी घटने लगता है तो और प्रेशर बढ़ने लगता है। तो पूरी की पूरी आपकी बिहेवियर उसी पर बेस्ड है कि सोशल मीडिया पर आपके साथ क्या हो रहा है। और कई ऐसे वेबसाइट हैं जो ये दावा करते हैं कि वहां पर जो भी न्यूज़ है, जो भी डाटा है वो बिल्कुल ही सही है। दुनिया में कोई भी वहां पे सर्च करेगा तो उसे वही डाटा दिखाया जाएगा। जैसे विकिपीडिया सबसे ऑथराइज्ड वेबसाइट माना जाता है कि वहां पर जो डाटा है वो सबसे ऑथराइज्ड है। लेकिन क्या फ्यूचर में शंका है, इस डॉक्यूमेंट्री में ही बताया गया है कि फ्यूचर में शंका है कि जो भी सोशल मीडिया जो चाहे या फिर जो भी पॉलिटिकल पार्टी उस सोशल मीडिया को उतने पैसे दें कि विकिपीडिया पर सामने वाले को वो चीज़ दिखाओ जो वो देखना चाहती है, या फिर वो चीज़ दिखाओ जो उस रीजन के लिए, उस रिलीजन के लिए सही है। तो खतरा कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि ये काम असंभव है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यदि गूगल पे या फिर यूट्यूब पे ही सर्च करते हैं क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज के सामने जो लिखा हुआ होता है वो हर एक इंसान का, हर एक अलग स्टेट में या फिर हर एक अलग कंट्री में उसके आगे जो लिखा हुआ शब्द है वो दूसरा होता है। ये तो हो गई दूर की बात। नज़दीक में ही एक ही जगह पर एक ही चीज़ को यदि सर्च किया जा रहा है दो अलग मोबाइल से, तो दोनों का डाटा अलग है, दोनों की सोच अलग है, तो दोनों में उसके बाद जो रिकमेंडेशन आएगा वो दोनों अलग आएगी, क्योंकि दोनों को वो दिखाया जा रहा है जो उसके डाटा में मैच करती हो। उसके जो हिस्टोरिकल डाटा है उस मोबाइल से रिलेटेड या फिर उस बातों से रिलेटेड उसको दिया जा रहा है ताकि उसे और ज़्यादा देर तक स्क्रीन पर रोका जा सके। इस डॉक्यूमेंट्री में ये सब कहानी एक फैमिली की सहायता से बताई जाती है कि एक फैमिली है, उसमें 3-4 लोग हैं, एक पेरेंट्स हैं, तो उसमें मोबाइल का क्या असर होता है। तो दोनों जो बच्चे हैं वो हमेशा मोबाइल पर लगे हुए रहते हैं। तो डिनर के टाइम उसकी माँ डिसाइड करती है कि मोबाइल को रख दो और सिर्फ खा सकते हैं उतने देर सिर्फ मोबाइल नहीं चलाएंगे। लेकिन उनकी जो बच्ची है उनको बर्दाश्त नहीं होता है आधे घंटे भी। वो जिस बॉक्स में रखते हैं वो बॉक्स तो आसानी से खुलने वाला नहीं था, तो वो उस बॉक्स को ही तोड़ देती है और वहां से मोबाइल लेकर चली जाती है। उस बॉक्स को तोड़ने के क्रम में उसके भाई का मोबाइल भी फूट जाता है। तो वो सोचने लगता है कि ये अब कैसे मैं मोबाइल चलाऊंगा। तो उसकी माँ बोलती है कि 7 दिन तक तुम मोबाइल को टच मत करो, मैं नया स्क्रीन दिलवा दूंगी। लेकिन 3 दिन के बाद ही वो अपने मोबाइल को ले लेता है। उसको बर्दाश्त ही नहीं होता है कि हम अपने मोबाइल से 7 दिन भी दूर रह सकें। और पूरी की पूरी सिस्टम, कई लोग उसके पीछे लगे हैं कि 3 दिन तक ये मोबाइल बंद कैसे रह गया। वो कई नोटिफिकेशन भेज रहे हैं अलग अलग तरीके से परसेंटेज में जोड़ कर कि यदि ये भेजा जाए तो कितना % चांस है उसके मोबाइल को खोलने का, यदि ये भेजा जाए तो कितना % चांस है उसके मोबाइल को चलाने का। तो उस तरह से परसेंटेज गेम में वो खेलते हैं, जिसमें 95% है तो 98% कंपेयर में उसकी कम चांस है, तो 98% वाला मैसेज आपको भेजेंगे। तो 3 दिन के बाद उनको समझ में आता है कि वो सारे तरीके काम नहीं कर रहे हैं जो साधारण इंसानों पर काम करते हैं, तो कुछ नया प्रयोग करना पड़ेगा। तो कुछ नया नोटिफिकेशन किसी के गर्लफ्रेंड के साथ या फिर किसी को टैग करते हुए नोटिफिकेशन इनको भेजा जाता है ताकि ये अपने मोबाइल को चला सके। और ज्यों ही इनके हाथों में मोबाइल आती है नोटिफिकेशन की झड़ी लग जाती है। तो सोशल मीडिया तो ऐसा है ही। बहरहाल इतनी खराबी के बावजूद भी ये इतने धड़ल्ले से सोशल मीडिया चल रही है, इसके कुछ तो कारण होंगे, जरूर है, क्योंकि आप इस पे कई नई चीज़ों को सीख सकते हैं। एडुकेशन से रिलेटेड, डांस, म्यूजिक, ऐसे कई चीज़ों को सीख सकते हैं। आप काम कर सकते हैं, दूसरों को काम दे भी सकते हैं। तो कोई भी काम सीखने की आज़ादी हो या फिर कोई भी काम करने की आज़ादी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको देती है, इसीलिए ये इतने तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके खतरे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और यहीं पर जो एक्सपर्ट आए हैं वो सॉल्यूशन बताए हैं कि डाटा पर टैक्स लगना ही चाहिए। जो भी डाटा कोई भी कंट्री या फिर कोई भी ऐप लेती है
उस डाटा पर टैक्स लगना चाहिए। यदि टैक्स लगेगा तो खुद ब खुद वो कंपनी डाटा लेना बंद कर देगी या फिर कम कर देगी। और उनका कहना है कि ये सिस्टम भी तो इंसान ने ही बनाया है, तो इंसान तो इसे ठीक कर ही सकते हैं। पर क्या वो चाहते हैं इसे ठीक करना? वो चाहते हैं इंसानी सभ्यता को बचाना? वो चाहते हैं कि लोग बीमार ना पड़े, लोगों में मानसिक विकार ना आए, लोगों में दूरी ना आए, लिंचिंग घटे, पॉलिटिकल पोलराइजेशन ना हो? इस तरह की बातों को वो जानते हैं, या फिर जानते तो हैं ही, वो चाहते हैं कि ये ठीक हो? ऐसे कई सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए कि सोशल मीडिया इंसानों को निचोड़ने के लिए नहीं, उसे बेहतर करने के लिए बनाई गई थी, तो क्यों अब इंसानों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसे अपने तरीके के डाटा को दिखाया जा रहा है और स्क्रीन टाइम को बढ़ाकर जो भी दिमागी समस्या है और जो भी हाथों से रिलेटेड, शरीर से रिलेटेड जो भी समस्या है उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। ये कब खत्म होगा ये तो पता नहीं, लेकिन जो भी वहां से बाहर निकले हैं और वहां क्या कमियां चल रही है, क्या आपके लिए, आपको बर्बाद करने के लिए चल रहा है, वो बता रहे हैं, तो उसे आप ध्यान से सुने और उसका साथ भी जरूर दें। तो यही थी द सोशल डायलेमा से सीखी गई कुछ बातें, जानी गई कुछ बातें, कुछ डाटा है जो डराने वाली हैं और एक उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है जो सिविल वार की तरफ जा रही है। तो उम्मीद ये है कि सिविल वार की तरफ ना जाए, लेकिन जिस तरह से धरती आगे बढ़ रही है, जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काबिलियत और बढ़ती जा रही है, ये आशा भी लगती है कि जल्द ही हम वहां पर पहुंच जाएंगे। आप इस डॉक्यूमेंट्री को जरूर देखें, और भी कई फैक्ट्स हैं और भी कई चीजें हैं जिसे आपको करीब से जानने के लिए मिलेगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मैं गौरव कुमार।